इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो चुका है। इलाहाबाद देहात के आप एसएसपी रह चुके हैं। अतीक अहमद के बारे में जो फिल्मों में दिखाया गया, जो मूवी में, सबसे पहले वहां से शुरुआत, क्या क्या आपको सच्चाई लगती है? देखिए, अतीक अहमद जो माफिया शब्द की परिभाषा पुलिस में और पब्लिक लाइफ में मानी जाती है, वो सारे क्वालिफिकेशन उसमें थी। यानी कि समाज विरोधी काम करना, प्लान करके मर्डर करा देना, दूसरों की जमीनें छीन लेना, नकली करेंसी का व्यवसाय चला देना, और साथ ही किसी भी तरह की, जिसे गैंगस्टर कहते हैं, तो वो सुपर गैंगस्टर। और उसमें भी करेले में नीम चढ़ा वाली बात थी कि राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण, राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण लेकर बचना, ये। क्योंकि वो पहले विधायक बना, फिर सांसद बना। जी। और वो बनने का तरीका ये होता था कि कोई और आदमी हिम्मत ना करे कि उसके खिलाफ चुनाव लड़े। जो भी पार्टी चुनाव के लिए टिकट दे तो उससे टिकट ले लेना, और अपने बाहुबल से, धन बल से, गुंडागर्दी से चुनाव जीत लेना। और स्टाइल ये थी कि क्राइम करो, गवाह को पटा लो या मार दो, तीनों बात। या तो पट जाए गवाह, गवाही न दे, नहीं तो कुछ पैसा देकर उसका मुंह बंद कर दो गवाह का, और दोनों काम ना हो पावे तो डरा दो कि मार दिए जाओगे, और फिर भी न डरे तो सचमुच मरवा दो। तो इस तरह से अपराध करके उससे बचते रहना, सजा से बचते रहना। और देखते देखते उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, ये लगभग जो सन 80 से शुरू हुई, वो बढ़ते। आईएसआई कनेक्शन की बातें कही गई है इस मूवी में, धुरंधर 2 में। तो आईएसआई के, क्योंकि आप वहां लंबे अरसे तक पोस्टेड थे, तो आईएसआई कनेक्शन में क्या? ऐसा होता है कि आईएसआई जिसे लोग कहते हैं, वो वहाँ बता के थोड़े आते हैं कि हम आईएसआई के हैं। वो देश विरोधी कामों के लिए, फर्जी करेंसी देश में चलवाने के लिए, अगर जरूरत पड़ जाए तो दंगा करा देने के लिए, यही सब आईएसआई का काम है। वही यहाँ के अपराधियों का काम है, देश विरोधी काम उसमें शामिल रहते हैं। मुझे याद है सन 86-87 में, जब मैं पहली बार एसपी देहात तैनात हुआ, प्रयागराज जो उस समय इलाहाबाद कहलाता था, तो करेली के आसपास बड़ा दंगा हुआ पूरे चौक एरिया में। और उसमें सबसे मास्टरमाइंड उसमें अतीक अहमद थे। और उस दंगे के बाद जब दंगा हो गया, काफ़ी लोग उसमें घायल हुए, मरे, तो उसके बाद पता लगा कि अतीक अहमद बम्बई भाग गए। क्राइम करना, कराना, दंगा कराना, फिर उसके बाद भाग जाना। तो ये शैली थी ऑपरेशन की इनके। इसके अलावा जब प्रतिकूल माहौल हो तो थोड़ा दब जाना, और नहीं तो पैसे के बल पर घूस दे करके लोगों को खरीद लेना। सरकारी कर्मचारियों को चाहे तो घूस ले लें, चाहे डरा दें, डरा कर उनको अनुकूल कर लेना। जो माफिया की शैली होती है वो सारी कुछ थी। गरीब आदमियों की जमीनें धोखा दे करके लिखा लेना, एक हिस्सा दे देना, छोटा सा टुकड़ा, और फिर जमीन कब्जा कर लेना। ये सारे काम थे अतीक अहमद के। ड्रग्स वगैरह की भी बातें की गई है, ड्रग्स स्मगलिंग करवाता था, हाँ, नेपाल से ड्रग्स लेकर आता, इसमें कितनी देखिए, सच्चाई है? पैसे का खेल, कैसे भी पैसा आवे, कैसे भी बाहुबल बढ़े, कैसे जमीनों पे कब्जा हो, उसी क्रम में ड्रग्स का भी था कि नेपाल के माध्यम से उस समय काफ़ी ये ड्रग्स, गांजा, भांग, अफीम, चरस वगैरह आती थी, तो उसका भी धंधा कराते थे। फेक करेंसी भी वही रास्ते से आती थी। उस समय आईएसआई का बड़ा केंद्र था काठमांडू में, पाकिस्तान की एम्बेसी थी, तो वहाँ नकली करेंसी के बॉक्स आ जाते थे, और वहाँ से सोनौली और बढ़नी के रास्ते यूपी में आते थे, और यही सब फुटकर फुटकर अपने एजेंट बनाकर उनसे बंटवाते रहते थे। तो और पुलिस टाइम टू टाइम कार्रवाई करती थी। तो ये क्या करते थे कि राजनीतिक दलों से, आपने सुना ही होगा कि वो समाजवादी पार्टी से काफ़ी घनिष्ठ रिश्ता रहा उनका। फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि अपना दल में चले गए, जहाँ से जो गोटी बैठ जाए। और राजनीतिक होने से फायदा ही मिलता था कि पुलिस पर नाजायज दबाव डालना कि अरे वो हमने नहीं किया, वो तो किसी और ने कर दिया। मतलब पुलिस के एक स्थिति ये आ गई थी कि वो पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनकी भी पोस्टिंग ट्रांसफर करने लगना। तो हद जो होती है गैंगस्टर की, वो सारी
पार किया था अतीक अहमद ने, तब जाकर के उसका ये जो जब पाप का घड़ा भर गया पूरा, मतलब मुझे याद है कि 45 मुकदमे उस समय हुआ करते थे, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 65 तक पहुंच गए। यानी कि हर तरह का अपराध, किडनैपिंग का अपराध, मर्डर का अपराध, कब्जा करने का अपराध, धमकाने का अपराध, गवाहों को तोड़कर मुकदमे खत्म कराने का अपराध। तो अतीक अहमद का जो नेक्सस था, जो उसके गैंग मेंबर थे, वो पंजाब तक फैले हुए थे, क्योंकि मूवी में ये दिखाया गया। हाँ हाँ, मतलब पंजाब, नेपाल, बिहार, जहां जहां AK-47 सप्लाई करता था वहाँ। वो हर तरह का क्राइम बताया, तो कोई भी क्राइम की दुनिया में जो भी काम हो सकता है सारा कुछ करते रहते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट फेक करेंसी और का जो ऐसा नहीं, आपके नजर में? पुलिस ने बहुत बार छापा मारती थी, पुलिस भाग जाना, फिर भाग करके जब अपने अनुकूल पॉलिटिकल पार्टी आ जाए तो फिर प्रकट हो जाना, फिर वो केस वापस कराने का दबाव डालना, राजनीतिक मदद लेना, ये सारे काम होते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट फेक करेंसी का जो आपके नज़र में था, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट किए हों और अतीक सीधे आपसे फोन पे बातचीत या? नहीं, वो इतनी स्थिति नहीं थी। फेक करेंसी का जो था उसमें संरक्षण था इसका, और वो संरक्षण इन्हीं का नहीं, वो जितने उधर बिहार के शहाबुद्दीन का नाम सुना होगा आपने, उधर मुख्तार अंसारी का नाम सुना होगा, तो ये पूरी नेक्सस थी तीनों जगह पर, मऊ और सीवान बिहार, और फेक करेंसी का प्रचलन जो भी वहाँ से नेपाल से मंगाना, उसको मंगा करके यहाँ चलवाना करते रहते थे। और मतलब ये साफ है, जितने दिन आप वहाँ पर प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जब आप थे, तो ये साफ है कि जो मूवी में दिखाया गया है कि वो आतंकवादियों के संपर्क में था, ISI से के वो संपर्क में था, और कहीं ना कहीं वो अंदरूनी एक खतरा अगर देखें तो फेक करेंसी को लेकर हमारे देश के लिए ही बन गया था। देखिए, इन लोगों के लिए जो क्रिमिनल होते हैं, उनके लिए क्या जो एक बार अपराध की दुनिया में कूद गए तो उसके बाद वो सारे काम अपराधी जो करते हैं वो सारा काम करते थे। और जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है वो स्वाभाविक है कि गैंगस्टर्स की, माफिया की दुनिया कैसे चलती है, कैसे काम होते हैं, वो दिखाया गया है। तो वो इन्हीं की सबकी शैली है। और पुलिस ऐसा नहीं, पुलिस कार्रवाई करती थी, बहुत बार ये पकड़े गए, जेल गए, गैंगस्टर लगा, NSA लगा। हमको याद है, मैं जब वहाँ था तो ललितपुर जेल में बंद थे, फिर ललितपुर जेल से पेशी के लिए इलाहाबाद अतीक को लाया जाता था, और वो र्यूमर उड़ाते थे कि वो बदमाश लोग छुड़ा लेंगे उसको, पुलिस से गोली चलेगी, तो हम लोग काफ़ी मजबूत सुरक्षा भेजते थे क्या कि कहीं कोई घटना ना हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर के ये इंतज़ार करते थे कि जब अपने फेवर की गवर्नमेंट आ जाए तो केस वापस लेने का, गवाहों को तोड़ने का, किडनैपिंग करा के पैसा कमाने का, सारा कुछ करते रहते थे।